यू आर लिस्टाइन चैप्टर 10 पार्ट 2 विस्तारित निश्चित रूप से प्रकट नहीं होता है। हालांकि यह हो सकता है उन्होंने तलब करने के लिए भेजा। रानी उसके पास आने के लिए। उस दूत का नाम जिसे एंटनी ने भेजा था। इस काम पर डेलियस था। एंटनी की पत्नी फुल्विया इस समय उनके साथ नहीं थी। उसे रोम में पीछे छोड़ दिया गया था। डेलियस मिस्र चला गया और क्लियोपेट्रा के दरबार में पेश हुआ। रानी पर थी इस बार लगभग 28, लेकिन पहले से कहीं अधिक सुंदर, जैसा कि कहा गया था। डेलियस उसकी सुंदरता और उसमें एक निश्चित आकर्षण के साथ बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। उसकी आवाज और बातचीत, जिनमें से उसके प्राचीन जीवनी लेखक अक्सर एक के रूप में बोलते हैं, उसके आकर्षण का सबसे अनूठा। उसने उससे कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। एंटनी, इसका कोई महत्व नहीं था। उन्होंने कहा, इसके खिलाफ क्या आरोप हो सकते हैं? उसका एंटनी के घर में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों बाद उसे यह पता चल जाएगा। उपस्थिति वह बहुत पक्ष में होगी। वह भरोसा कर सकती है। वास्तव में उसने कहा, पाने पर बहुत तेजी से सामान्य पर एक असीम प्रभुत्व। उसने उसे सलाह दी। इसलिए बिना किसी डर के किलिकिया जाने के लिए और खुद को सामने पेश करने के लिए एंटनी जितनी धूमधाम और भव्यता में वह कर सकती थी, उन्हें चाहिए। उत्तर उन्होंने कहा, परिणाम के लिए। क्लियोपेट्रा ने इस सलाह का पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। वास्तव में वह उत्साही और आवेगी है। कल्पना को बनाने के विचार से प्रेरित किया गया था। दूसरी बार की विजय, दुनिया में सबसे बड़ा, सामान्य और सर्वोच्च शक्तिशाली। वह तुरंत शुरू हुई। यात्रा का प्रावधान करने के लिए उसने अपने सभी संसाधनों को नियोजित किया। राज्य ने अपने लिए प्रदर्शन के सबसे शानदार साधन जुटाए, जैसे कि महंगे और शानदार कपड़े, थाली की समृद्ध सेवाएं, कीमती गहने, पत्थर और सोने के और बड़ी विविधता में और सबसे कीमती उपहार। एंटनी के लिए विवरण उसने परिचारकों के कई रेटिन्यू को भी नियुक्त किया। उसके साथ और एक शब्द में सभी व्यवस्थाओं को पूरा किया। सबसे प्रभावशाली और शानदार चरित्र का अभियान। जबकि ये तैयारी आगे बढ़ रही थी, वह नई और लगातार प्राप्त हुई। एंटनी से संचार, उसके जाने की जल्दबाजी करने का आग्रह, लेकिन उसने भुगतान किया। उन पर बहुत कम ध्यान। यह स्पष्ट था कि वह काफी स्वतंत्र महसूस करती थी और अपना समय लेने का इरादा कर रहा था। हालांकि सब कुछ तैयार था और क्लियोपेट्रा ने जहाज को रवाना किया। उसने पार किया, भूमध्य सागर और सिग्नस नदी के मुहाने में प्रवेश किया। एंटनी पर थे। टार्सस सिडन्स पर एक शहर, इसके मुहाने से थोड़ी दूरी पर। कब क्लियोपेट्रा का बेड़ा नदी में प्रवेश कर चुका था, वह सबसे अधिक सवार हुई। शानदार नौका जो उसने इस अवसर के लिए बनवाई थी और लाई थी, उसके साथ समुद्र के पार। यह बजरा सबसे शानदार और अत्यधिक अलंकृत पोत था जो अब तक बनाया गया था। यह नक्काशियों और के साथ सजाया गया था। बेहतरीन कारीगरी की सजावट और विस्तृत रूप से सोने का पानी चढ़ा हुआ। पाल के थे, बैंगनी रंग के थे और चप्पू जड़े हुए थे और चांदी से जड़े हुए थे। इस देख पर सोने के कपड़े की छतरी के नीचे बजरा रानी क्लियोपेट्रा दिखाई दी। वह कि देवी वीनस ने जो पोशाक पहनी थी, वह बहुत ही शानदार ढंग से तैयार की गई थी। सौंदर्य तब आम तौर पर प्रतिनिधित्व किया गया था। वह की एक कंपनी से घिरा हुआ था।
सुंदर लड़के जिन्होंने कामदेव के रूप में उसकी सेवा की और उसे हवा दी। उनके पंखों के साथ और अप्सराओं और का प्रतिनिधित्व करने वाली युवा लड़कियों के एक समूह द्वारा अनुग्रह देख पर संगीतकारों का एक बैंड तैनात था। यह संगीत मल्लाहों को मार्गदर्शन दिया क्योंकि वे खेने में समय बिताते थे और के रूप में नरम माधुर्य था पानी के ऊपर और साथ साथ दूर दूर तक उपहास सुनाई दे रहा था। तट जैसे ही सुंदर जहाज अपने रास्ते पर आगे बढ़ा। कलाकार थे। बांसुरी वीणा और अन्य सभी उपकरणों के साथ प्रदान किया जाता है जो परंपरागत रूप से उपयोग किया जाता है। उस समय में एक कोमल और कामुक प्रकार का संगीत उत्पन्न करने के लिए वास्तव में यह पूरा दृश्य किसी जादू की तरह लग रहा था कि खबर बजरा का दृष्टिकोण तेजी से चारों ओर फैल गया और देश के लोग आ गए। नीचे भीड़ में नदी के किनारों पर इसे देखने के लिए इसे प्रशंसा के रूप में देखें। साथ धीरे धीरे फिसल गया। टार्सस में इसके आगमन के समय एंटनी लगे हुए थे। अपने महल के किसी न्यायाधिकरण में एक सार्वजनिक सभा दे रहे थे, लेकिन हर कोई देखने के लिए दौड़ा। क्लियोपेट्रा और बजरा और महान विजयवीर परिणामस्वरूप अकेले रह गए थे, या कम से कम उसके पास केवल कुछ आधिकारिक परिचारक हैं। क्लियोपेट्रा पर पहुंचने पर शहर उतरा और तटों पर अपने तंबू गाड़ना शुरू किया। एंटनी ने दूत भेजा उसका स्वागत करने के लिए और उसे अपने साथ आने और खाने के लिए आमंत्रित करने के लिए। उसने मना कर दिया। निमंत्रण यह कहते हुए कि यह अधिक उचित था कि वह आकर उसके साथ भोजन करे। उसने कहा वह तदनुसार उसके आने की उम्मीद करेगी और उसके तंबू होंगे उचित समय पर तैयार। एंटनी ने उसके प्रस्ताव का अनुपालन किया और उसके पास आया। मनोरंजन उनका ऐसी भव्यता और भव्यता के साथ स्वागत किया गया जो चकित कर देने वाला था। उसका जिन टेंटों और मंडपों में मनोरंजन के साधन बनाए गए थे उन्हें रोशन किया गया था, बड़ी संख्या में दियों के साथ। इन दियों को एक बहुत में व्यवस्थित किया गया था, सरल और सुंदर तरीके से, ताकि सबसे ज्यादा रोशनी पैदा हो सके। आश्चर्यजनक चमक और सुंदरता की अपार संख्या और विविधता भी। मांस और दाख मधु और सोने और चांदी के पात्र जिनके साथ मेजें लदे हुए थे और उनके द्वारा पहने जाने वाले परिधानों की भव्यता और भव्यता। क्लियोपेट्रा और उसके परिचारकों ने मिलकर पूरे दृश्य को एक जैसा बना दिया। विस्मयकारी आकर्षण। अगले दिन एंटनी ने क्लियोपेट्रा को आने और अपनी यात्रा वापस करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हालांकि उन्होंने भोज को वैभवशाली और जैसा प्रदान करने का हर संभव प्रयास किया, वैभवशाली रूप से उसकी सेवा की, वह इस प्रयास में पूरी तरह से विफल रहा और स्वीकार किया, खुद को पूरी तरह से मात दे दी। एंटनी इसके अलावा इन साक्षात्कारों में क्लियोपेट्रा के आकर्षण से पूरी तरह से मोहित, उसकी सुंदरता, उसकी बुद्धि, उसके हजार उपलब्धियां और सबसे बढ़कर चातुर्य और निपुणता और आत्मकब्जा, जिसे उसने एक ही बार में इतनी निर्भीकता से ग्रहण करने में प्रदर्शित किया और इतनी चतुराई से किया। उस पर उसकी सामाजिक श्रेष्ठता का विचार कि उसने लगभग अपना दिल दे दिया। तुरंत उसके निर्विवाद बोलबाला। क्लियोपेट्रा ने अपनी शक्ति का पहला उपयोग एंटनी से उसके लिए पूछने के लिए किया था, खातिर उसकी बहन अर्सिनो को मारने का आदेश देने के लिए। अर्सिनो गया था, यह होगा। वहां सीजर की विजय की कृपा करने के लिए रोम को याद किया और बाद में सेवानिवृत्त हो गए।
एशिया में, जहां वह अब निर्वासन में रह रही थी। क्लियोपेट्रा या तो की भावना से अतीत का बदला या फिर भविष्य के खतरे की कुछ आशंकाओं से अब वह चाहता था उसकी बहन को मर जाना चाहिए। एंटनी ने तुरंत उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक अधिकारी को अंदर भेजा। दुखी राजकुमारी की खोज। अधिकारी ने उसे वहीं मार डाला जहां उसने उसे पाया था। एक मंदिर का परिसर जिसमें वह भाग गई थी, यह मानते हुए कि यह एक अभयारण्य है। शत्रुता का कोई भी स्तर, चाहे कितना भी उग्र क्यों न हो, उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता था। क्लियोपेट्रा कुछ समय के लिए टार्सस में रही, एक निरंतर दौर में घूमती रही। मस्ती और आनंद और एंटनी के साथ अनर्गल अंतरंगता की आदतों में रहना। वह पूरे दिन और रात उसके साथ दावत में बिताने की आदी थी। आनंदोत्सव। इन मनोरंजनों की अपार भव्यता, विशेष रूप से क्लियोपेट्रा का हिस्सा, दुनिया का अजूबा था। लगता है उसने स्पेशल ले लिया है। अपने धन और दौलत के प्रदर्शन से एंटनी के आश्चर्य में खुशी। असीम फिजूल खर्ची जिसमें वह लिप्त थी। उसके एक भोज में एंटनी के साथ समृद्ध सोने के प्यालों की विशाल संख्या पर अपना विस्मय व्यक्त कर रहा था। गहने जो हर तरफ प्रदर्शित किए गए थे। ओह, उसने कहा, वे कुछ भी नहीं हैं, यदिया उन्हीं के समान सब कुछ तुझे भी मिलेगा। यह कहकर उसने अपने सेवकों को ले जाने की आज्ञा दी। उन्हें एंटनी के घर अगले दिन उसने एंटनी को फिर से एक बड़े के साथ आमंत्रित किया। उसकी सेना और दरबार के प्रमुख अधिकारियों की संख्या तालिका एक के साथ फैली हुई थी। सोने और चांदी के बर्तनों की नई सेवा की तुलना में अधिक व्यापक और शानदार। पिछला दिन और रात के खाने के अंत में, जब कंपनी शुरू होने वाली थी, विदा करने के लिए क्लियोपेट्रा ने इन सभी खजानों को उन मेहमानों के बीच वितरित कर दिया जिनके पास था। मनोरंजन में उपस्थित थे। इनमें से एक और दावत में वह उसे ले गई। उनमें से एक से दूर ले जाने के आश्चर्यजनक चरम पर आडंबर और प्रदर्शन। कान की बाली बहुत मूल्यवान मोती और इसे सिरके के प्याले में घोलकर एक, जिसे उसने बाद में एक पेय के रूप में बनाया, जैसे कि उनमें प्रथागत रूप से उपयोग किया जाता था, दिन और फिर इसे पी लिया। वह दूसरे मोती के साथ भी ऐसा ही करने जा रही थी। जब कुछ कंपनी ने कार्यवाही को गिरफ्तार कर लिया और शेष को ले लिया। मोती दूर